Hello students, I am going to teach bio of class 9. Okay. In previous lecture I have already explained diffusion, osmosis. Okay. In previous lecture I have already explained diffusion, osmosis. I hope that you will be study at your home. Okay. Today we will explain next topic. Here you can see that unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ज़्यादातर जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो जो वाटर का गेन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ओके, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के रीजन में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, now absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. As you already know that roots of the plants also get water by the process of osmosis. तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं जो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो ऑस्मोसिस इज़ very important process for unicellular organism and plant cell. Okay, now look, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of cell. तो diffusion का important role होता है, I have already explained, in exchange of gases and water इन द लाइफ ऑफ सेल। तो डिफ्यूज़न का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ये सब गैसें हैं इसका जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ओके, नाउ द सेल आल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। इस तरह से जितने भी सब्सटेंस हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, बट ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस ये जो प्रोसेस हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं एंड प्लांट में, प्लांट सेल्स में ये सभी प्रोसेस होते हैं। ओके, नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने आपको बताया था, जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके हेल्प से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
Such processes are known as endocytosis. Amoeba requires as food through such processes. जैसा कि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फूड को अंदर ले जाने में, इनगल्फ करने में इसको आसानी होती है। ओके। और जैसा कि आप जानते हैं अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक सेल, सिंगल सेल का बना होता है, इसलिए जो अमीबा जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो इस तरह से उसको फूड इनगल्फ करने में इजी होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो आपको याद रखना है, तो अमीबा जो फूड को एक्वायर करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो आप अगेन आई वांट टू रिपीट दैट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल enables the cell to engulf in food। जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी वजह से अमीबा फूड को आसानी से कैच कर लेता है, और इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ओके। तो होमवर्क में आप इसको रेट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट डे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।